जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हमारे कोर्स का लेक्चर नंबर 10 है और इसमें हमारे पास एक्सेल और एक्सेल के हमारे पास इंसर्ट का टैब चल रहा है। इंसर्ट के टैब में लास्ट हमने कल लेक्चर नंबर 9 में स्मार्ट आर्ट तक पढ़ा था और आज हम चार्ट्स के ऊपर काम करेंगे और चार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चार्ट्स के लिए हमें यहाँ पर कोई डाटा टाइप करना होगा। एक्सेल के अंदर डाटा पहले टाइप करना होता है, फिर हमें चार्ट बनाना होता है। हमने डाटा टाइप किया, डाटा टाइप करने के बाद हमने इस डाटा को ऐसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर चार्ट की काफ़ी सारे टाइप्स हैं। सारे चार्ट हमारे इस्तेमाल में नहीं आते। अब ये देखिए आपके पास एक चार्ट ये है, ठीक है, और आप इसको इधर रखें, छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको दिस, ये छोटा भी हो जाएगा। और इसको आप यहाँ पर आते हैं दिस। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आप पाई चार्ट भी बना सकते हैं। इसका ये पाई चार्ट है, यानी कि वैल्यू सेम है, चार्ट आपके पास डिफरेंट ऐसे बनते जाएंगे। और जो पाई चार्ट है, ये पाई चार्ट हमारे पास मरदमशुमारी में आप यूज़ कर सकते हैं, या 1 to many का कंपैरिजन करना हो तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपके पास स्टूडेंट्स तो काफ़ी सारे थे, वो कहाँ गए, तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट आ रहा है। तो ये 1 to many का कंपैरिजन कहलाता है। 1 to many का मतलब आपके पास एक स्टूडेंट है, उसके सब्जेक्ट्स आ रहे हैं आगे, और उन सब्जेक्ट्स के अंदर बच्चों के मार्क्स। और हमारे पास अभी हम इसके चार्ट्स के टूल्स पढ़ेंगे तो यहाँ पर परसेंटेज भी आ जाएगी। मैं दिखाता हूँ अभी आपको। तो यहाँ हमारे पास चार्ट लेआउट्स लिखा हुआ है, चार्ट लेआउट्स। इसमें पहले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे उसने तमाम सब्जेक्ट्स की परसेंटेज भी आपको शो करवा दी। मैथ में सबसे ज़्यादा नंबर हैं इसके, और 19% केमिस्ट्री और मैथ में इसके नंबर ज़्यादा हैं। तो ये परसेंटेज कहाँ से आई? इस चार्ट लेआउट पे क्लिक करने से वो परसेंटेज खुद ब खुद उसने कैलकुलेट करके चार्ट के ऊपर शो करनी है। अब हम चार्ट की टाइप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से ये चार्ट लेना चाहें और चार्ट आप ये लेना चाहें, ठीक है, तो आप कोई भी चार्ट की टाइप ले सकते हैं। तो सारे चार्ट हमारे इस्तेमाल में नहीं आते, ठीक है। तो जो चार्ट आपकी वैल्यूज़ के लिहाज से आपको सही रिज़ल्ट दे वो आप यूज़ करें, बाकी को इग्नोर कर दें, ठीक है। सेव एज़, आप चार्ट को अपने कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हैं अलहदा से, यानी कि वो हमारी वर्ड एक्सेल की फ़ाइल में भी मौजूद है, और अलहदा से मैंने चार्ट को अपने डेस्कटॉप पे सेव भी कर लिया। उसके बाद हमारे पास स्विच का ऑप्शन है, ये ज़रा अच्छे से देख लेते हैं हम। इसमें हम चार्ट की टाइप, ये जो पहले वाली है बार वाली, ये वाली भी रख लेते हैं, और इसमें हमारे पास ये ऑप्शन है। इसमें अगर आप और सब्जेक्ट्स भी लेके आना चाहें तो आप और सब्जेक्ट्स भी लेके वो स्टूडेंट्स भी लेके आ सकते हैं। जैसे मैं हारिस, और इसके सब्जेक्ट हारिस के सब्जेक्ट्स में लेके आता हूँ। यहाँ पर आपके पास किरण, ठीक है, थोड़ा छोटा करें। तो यहाँ से आप ये सब्जेक्ट्स हैं, इनको यहाँ से राइट बॉटम कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग करेंगे तो ये आपके पास नीचे भी आ जाएंगे। और ये ग्राफ में शामिल नहीं हुए तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से ये ब्लू एरिया, इसको पकड़ कर आप नीचे की तरफ लेकर आएंगे तो ये भी ग्राफ में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखें यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट्स हैं। जो चीज़ यहाँ पर होती है उसके मुताबिक आपका ग्राफ पढ़ा जाता है और समझा जाता है, ठीक है। अब आपका ग्राफ इस वक्त स्टूडेंट वाइज बना हुआ है, तो इसको आप स्विच भी कर सकते हैं। क्या मतलब? आप चार्ट टूल में जाएंगे, स्विच कर लें। अब सब्जेक्ट्स यहाँ पर आ गए, स्टूडेंट नीचे चले गए, तो अब आपका ग्राफ सब्जेक्ट वाइज बना हुआ है। स्विच करें, अब आपका ग्राफ बना हुआ है स्टूडेंट वाइज। तो ये स्विच कहाँ से हो रहा है? यहाँ से हो रहा है। रो एंड कॉलम आपस में स्विच हो जाते हैं, रो एंड कॉलम आपस में स्विच हो जाते हैं, ठीक है। जो चीज़ यहाँ पर होती है उसके मुताबिक आपका ग्राफ पढ़ा जाता है, ठीक है। अब यही कलर्स हैं, ये कलर बार्स को मिले हुए हैं, ठीक है। हम स्विच करते हैं तो आप देखें आपके पास जो स्टूडेंट हैं वो नीचे चले गए और जो आप सब्जेक्ट्स हैं वो इधर आ गए। ये स्विच कहाँ से हो रहा है? यहाँ से हो रहा है। उसके बाद हमारे पास हम डाटा को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, और प्लस आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से कैसे करेंगे? ये आपके पास एक एक्स्ट्रा विंडो भी आ गई और डाटा के ऊपर ब्लिंकिंग भी हो रही है। आप यहाँ से लास्ट स्टूडेंट आपको नहीं चाहिए तो आपने लास्ट स्टूडेंट को सेलेक्ट नहीं किया, जस्ट ओके, तो आपके पास 3 बच्चों के ऊपर आपका ग्राफ बनकर आ गया। और इसको सारे को रहने दें,
हम यहाँ से सेलेक्ट और अनसेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप आते हैं, आप देखें आपके पास लास्ट स्टूडेंट हम ऐड नहीं कर रहे, तो आपके पास लास्ट स्टूडेंट इसमें से निकल गया। अब दोबारा लास्ट स्टूडेंट आपने ऐड करना है, आप ऐड कर दें। कैसे होगा? ऐसे माउस से सेलेक्ट करके, सेलेक्ट हो गया, जस्ट ओके, तो आपके पास 4 स्टूडेंट भी आ गया आपके पास। तो ये सिलेक्शन और अनसिलेक्शन आपने डाटा की यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ये चार्ट के लेआउट्स हैं, आप यहाँ से लेआउट चेंज कर सकते हैं। देखें कुछ लेआउट्स में कैसा है, कुछ लेआउट में कैसा है, तो जो आपको बेहतर लगे। इसमें आपके पास टेबल भी आ रही है, यानी कि टेबल ये रही आपके पास, तो ये चार्ट के नीचे ही शो हो गई है। अगर आपके पास चार्ट की दूसरी जगह पर है, एक्सेल के अंदर चार्ट आप दूसरी शीट पर भी लेके जा सकते हैं। मेरे पास शीट 1, 2, 3 और भी शीटें हो सकती हैं। एक शीट के ऊपर मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर डाटा रहे, दूसरी शीट के ऊपर जो है ना उसके चार्ट्स आ जाएँ, तीसरी शीट के ऊपर उनका जो है ना रिज़ल्ट आ जाए। ऐसा कुछ आपने डिज़ाइन किया हुआ है, तो आप इस चार्ट को शीट नंबर 2, 3, 4 पर भी लेके जा सकते हैं। कैसे? यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और बताएंगे कौन सी शीट पर लेके जाना है। टोटल शीटें आपके पास 3 हैं, तो मैं कहता हूँ शीट 2 पर ले जाएं, जस्ट ओके। तो चार्ट आपके पास शीट 2 पे पहुँच गया, 1 पर है ही नहीं, वैल्यूज़ हमारी 1 पर हैं। यहाँ पर आप वैल्यू चेंज करेंगे तो आपके पास ग्राफ ऑटो चेंज होगा, वहाँ पर चेक करते हैं। तो ये 57 के मुताबिक आपका ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर आप आते हैं 54 ही है, ठीक है, 99 कर देते हैं, एंटर। इधर भी चेंज हुआ क्योंकि ये भी ग्राफ उन्हीं वैल्यूज़ पे, और यहाँ पर आपके पास 99 हो गया 99। तो ये ग्राफ आपस में इंटरलिंक होते हैं, चाहे जिस मर्जी शीट पर ले जाएं। यहाँ पर हमने ग्राफ की टाइप और ये एक्सेल की शीट भी नज़र आ रही है, तो इस तरीके से हमारे पास ये बेहतर हो गया। वापसी इसको उसी शीट पर लेके जाना हो तो क्या करें? चार्ट टूल, दिस और शीट 1, ओके, शीट 1 पर वापस आ गया। तो ये चार्ट की कंप्लीट सेटिंग, बाकी ये कलर स्कीम है, आप जो मर्जी इसकी कलर स्कीम लगाएं, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। ये लगाना चाहे ये लगा लें, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये चार्ट, और इसको पढ़ने का तरीका भी समझ लें। चार्ट को पढ़ा कैसे जाता है, थोड़ा सा पढ़ा कर लेता हूँ मैं स्क्रीन को, फिर आपको पढ़ा के भी दिखाता हूँ। यहाँ पर आप आएंगे, ओके, चार्ट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे। किरण के इकोनॉमिक्स में 96 मार्क्स हैं, हारिस के इकोनॉमिक्स में 90% मार्क्स हैं, और तारिक के इकोनॉमिक्स में 84% मार्क्स हैं। ये ग्राफ को पढ़ने का तरीका है, ठीक है। यहाँ पर आप इसका टाइटल भी चेंज कर सकते हैं, रिज़ल्ट, एनुअल रिज़ल्ट 2025-6, तो ये आपके पास 25-26 का रिज़ल्ट आ गया। तो यहाँ पर आप टाइप की नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो चार्ट ये एग्जैक्ट लेवल पर आप जब किसी जॉब में जाते हैं तो वहाँ पर आपको ग्राफिकली प्रेजेंटेशन देने के लिए अपनी जो होती हैं उनमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। इससे चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं और लोगों को एक डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है कि ग्राफ के अंदर हम अगर एक बिज़नेस कर रहे हैं कि उसको हम एक फिजिबिलिटी बना के देते हैं कि हम 2025 में इतने पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा यहाँ तक हमें सेल मिलेगी, 26 में हमारे पास यहाँ तक चले जाएंगे, 27 में हम यहाँ तक चले जाएंगे। तो ग्राफ के अंदर एक ग्रोथ दिखाई जाती है। या फिर हम पिछले सालों का जो ग्राफ है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जी 2025 में हमारे पास इतने एम्प्लॉयज़ थे, इतने प्रोडक्ट्स के ऊपर उन्होंने काम किया, तो कितनी सेल लेकर आए, तो सारा ग्राफ के सूरत में रिज़ल्ट आ रहा होता है। ऊपर यहाँ पर ग्राफ में हर बच्चे की, हर एम्प्लॉय की रिपोर्ट आ रही होती है कि इस एम्प्लॉय ने ज़्यादा मेहनत की तो इसका ग्राफ सबसे ऊपर है। तो ये ग्राफिकली डिसीजन लेना और इसको जज करना कि जो है ना काफ़ी आसान हो जाता है। तो आपके असाइनमेंट्स के अंदर 2 ग्राफ बने हुए हैं, मैं दिखा देता हूँ। अभी हम चलते हैं जी, ये वाला ग्राफ है, देखें इसमें मार्केटिंग रिपोर्ट, ये मैंने अभी जो आपको बात की, प्रोडक्ट्स 12 महीने यहाँ तक दिसंबर तक, और यहाँ तक आप ये ग्राफ में शामिल है डाटा आपका। तो जैसे आपकी सेल बढ़ रही है ऐसे आपका ग्राफ भी बढ़ रहा है, ठीक है। जनवरी में इस प्रोडक्ट की 50, 60, 70 और ग्रेजुअली इसकी सेल इंक्रीज़ हो रही है, तो आपका ग्राफ भी ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है। और ये आपके पास प्रोडक्ट वाइज, ये आपके पास टोटल प्रोडक्ट सेल्स वाइज, ठीक है। तो ये सेल्स वाइज ग्राफ बना हुआ है, ये प्रोडक्ट वाइज बना हुआ है, यानी कि एक ही ग्राफ की आप कॉपी लेकर उसको जो है ना आप स्विच करके एक को प्रोडक्ट वाइज दिखा दें,
एक को सेल वाइज दिखा दें, यानी कि वैल्यूज़ वही होंगी लेकिन आपका ग्राफ दोनों तरीके से आपके पास होगा। ये वही आपके पास चीज़ है और ये एक्सेल के अंदर ही बना हुआ है। एक्सेल के ये क्यों कैसे पता चला एक्सेल के अंदर बना हुआ है? क्योंकि वैल्यूज़ और ग्राफ एक ही जगह पर हैं। वर्ड के अंदर ऐसा नहीं होता। वर्ड के अंदर वैल्यूज़ वर्ड के अंदर होती हैं, ग्राफ जो है ना एक्सेल के अंदर होता है। तो ये इस ग्राफ की शक्ल से पता चल गया कि ये ग्राफ हमारे पास एक्सेल के अंदर बना हुआ है। वैल्यूज़ ऊपर है, नीचे ग्राफ है। और ये वाला ग्राफ कौन सा है अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वाला ग्राफ आपके पास इसकी टाइप जाके चेंज करेंगे, दिस ये वाला दूसरे नंबर वाला ग्राफ है। और इसकी जो है ना आप यहाँ पर स्विच करेंगे तो आपके पास इसकी ग्रेजुअली जो है ना वो सीढ़ी बन जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास अभी ग्रेजुअली इंक्रीज़ नहीं हो रहा, रैंडमली इंक्रीज़ हो रहा है। किसी के 78% मार्क्स हैं, किसी के 84 हैं। अगर हमारे पास सीक्वेंस में ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो 40, 50, 60, 70, 80 तो फिर वो सीढ़ी बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमने खुद जज करना होता है। तो आपको अच्छे से समझा दिया। ग्राफ की कोई असाइनमेंट आए कैसी भी आए तो आप इजीली बना सकते हैं। एक असाइनमेंट और भी है, वो मैं देखता हूँ अगर इसके अंदर है तो वो भी आपको मैं शो करवा देता हूँ, उसका भी समझा देता हूँ। जी ये वाली असाइनमेंट भी ग्राफ की है और ये भी बिज़नेस से रिलेटेड है। आप किसी भी बिज़नेस का ग्राफ बना सकते हैं उसके बजट के लिहाज से। समझेंगे इसको कैसे? ये भी एक्सेल की असाइनमेंट है। कैसे पता चला? वैल्यूज़ और ग्राफ एक ही जगह। आपके पास ये आपकी कंपनी है, उस कंपनी में ये खर्चे हैं। टोटल बजट आपने पूरे साल का ये रखा हुआ है। क्वार्टर 3 महीने को कहते हैं। आपने 3-3 महीनों के अंदर ये खर्चे किए। हर हेड के अंदर आपने इस हेड के अंदर ये खर्चा किया। बजट ये था, बजट से आगे नहीं जाएंगे हम। और यहाँ से आपको ग्राफ और ये परसेंटेज कैसे निकली ये भी आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पर आपके पास सैलरीज 37%। तो इस ग्राफ ने हमें ये बताया कि हमारा सबसे ज़्यादा जो खर्चा है वो किस पे हुआ? सैलरीज पे हुआ। तो इस तरीके से हमें वहाँ से एनालिसिस करना मुश्किल था। वहाँ से हम हिसाब किताब करते हैं, अकाउंटेंट को कहते हैं यार बताओ परसेंटेज किसका ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो ग्राफ ने तो आपको क्लिक पे बता दिया और सामने नज़र आ रहा है कि सबसे ज़्यादा हमारा जो खर्चा हुआ किस पे हुआ? सैलरीज पे हुआ। उसके दूसरे नंबर पे हमारे पास जो खर्चा हुआ वो मेडिकेशंस पे हुआ, हेल्थ के ऊपर हुआ। ठीक है, तो ठीक है ये चल रहा है। तो ये हमारे पास ग्राफ की एक अच्छी प्रेजेंटेशन आ गई और ये भी एक्सेल के अंदर ही आप बनाएंगे। और इसको भी शक्ल दिखा देता हूँ कैसे बनाएंगे। आप यहाँ पर चेंज टाइप पे जाएंगे और यहाँ से वैल्यूज़ आप वही वाली टाइप करेंगे। यहाँ पर आप आएंगे और पहली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो परसेंटेज वो खुद ही निकाल देगा, हमें कुछ भी नहीं करना। ठीक हो गया। तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया हमारे लिए। एक्सेल के हमने ग्राफ भी पढ़ लिए और ये ग्राफ हमें वर्ड में बनाना हो तो वो भी हमें आसानी से हम बना सकेंगे। ओके, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो अब आसान टॉपिक्स हैं और स्पीड में हमारा कोर्स आगे जाएगा, आप उसको देखेंगे। क्योंकि हम ये पूरा लेक्चर तरतीब से पढ़ेंगे सारा। इसमें हमारे पास चार्ट्स हमने पढ़ लिए और ये चार्ट की ये वाली विंडो हमने कहीं देखी हुई है। जिन्होंने वर्ड पढ़ा हुआ है उन्होंने ये विंडो देखी हुई है। ठीक है, तो ये विंडो सेम और ये सारे चार्ट की टाइप्स भी सेम आपके पास वर्ड में भी हैं, एक्सेल में भी हैं, पावर पॉइंट में भी हैं। इन तीनों के अंदर मौजूद हैं। इन तीनों के अंदर ग्राफ आप बना सकते हैं। ये तीनों टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, ये हमारे कोर्स में शामिल हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक ये होता है कि आप अपने टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगा सकते हैं। बट टेक्स्ट भी हो सकता है, बटन भी हो सकता है। यानी कि आपकी एक्सेल वर्ड के अंदर कोई भी चीज़ के ऊपर आपने लिंक लगाना हो तो हाइपरलिंक का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसमें लिंक आप कंप्यूटर में रखी हुई कोई भी फाइल के साथ भी लिंक लगा सकते हैं और इंटरनेट पे कोई आपने वेबसाइट खोलनी है उस पर भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कुछ बटन बना लेता हूँ। बटन कैसे बनते हैं? इसके ऊपर लिखा कैसे जाता है? इसके अंदर मैं लिख देता हूँ बायस मुल्तान। इसकी कॉपी कैसे होती है? पहले ऐसे करते हैं, हम लिंक लगा लेते हैं फिर हम कॉपी कर लेंगे, वो भी ठीक है। हम यहाँ पर आएंगे और इंसर्ट हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने कोई इंटरनेट का कोई लिंक का लिंक लगाना है, यानी कि URL का लिंक लगाना है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ब्राउज पेजेस। कहाँ पर क्लिक करेंगे? क्योंकि इसमें 6 ऑप्शन है, 3 इधर 3 इधर, तो बंदा कंफ्यूज होता है यार किस पे क्लिक करना था, मैं भूल गया। तो मैंने माउस रोक के आपको बता दिया कि ब्राउज पेजेस पे आप क्लिक करेंगे और मुल्तान बोर्ड की वेबसाइट आप यहाँ से खोल लेंगे। नेट आज ऑफ है
तो इसके बायस मुल्तान आप ऐसे लिखेंगे, मैं आपको वैसे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये बायस मुल्तान की वेबसाइट यहाँ पर नज़र आ रही होगी, ठीक है। इस लिंक को आप यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल A कंट्रोल C, और अपने एक्सेल की फाइल में आकर ब्राउज पेजेस पे पहले क्लिक करेंगे और यहाँ पर आकर आप उस लिंक को पेस्ट कर देंगे और जस्ट ओके कर देंगे। तो आपका ये लिंक बन चुका है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें एरो, ये आपके पास अब वो एरो नहीं है, आपके पास कर्सर शो कर रहा है और वो कर्सर ये बता रहा है कि ये लिंक आप क्लिक करेंगे तो वो लिंक ओपन हो जाएगा। और देखें वो शो भी कर रहा है, ये आपके पास पॉपअप विंडो में उसने शो भी कर दिया कि अगर यहाँ पर क्लिक किया जाएगा तो ये आपके पास लिंक ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक्सटर्नल लिंक भी लगा सकते हैं और कंप्यूटर में रखी हुई किसी भी फाइल के साथ आप लिंक लगा सकते हैं, हाइपर लिंक। और आप फिर आपने कोई चीज़ क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, जो जहाँ पर है वहीं पर रहेगा। यहाँ से आप अपने कंप्यूटर को ब्राउज़ कर सकते हैं। ये कंप्यूटर आपको बैक लेके जा रहा है, यहाँ से आप बैक जाएंगे। ये आपके पास C और D में 2 ड्राइव्स हैं, मैं D में जाना चाहता हूँ। D में पहुँच गया, D में मेरी ये वाली फाइल है, इसके साथ मैं लिंक करना चाहता हूँ, ओके। तो ये आपके पास टेक्स्ट के ऊपर भी लिंक लग गया, बटन के ऊपर भी लिंक लग गया, पिक्चर के ऊपर भी लिंक लग जाएगा। आप किसी भी चीज़ के ऊपर लिंक लगा सकते हैं। क्लियर हो गई बात। और लिंक आप कंप्यूटर में रखी हुई किसी फाइल के साथ भी लगा सकते हैं और आप एक्सटर्नल लिंक भी लगा सकते हैं, इसको एक्सटर्नल लिंक कहते हैं। आप यहाँ पर ओपन करने का तरीका भी यही है, ये तो ओपन हो जाएगा ना। डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। तो आपके पास वो फाइल ओपन हो जाएगी जिस हिसाब ने लिंक लगाया होगा। तो आपके पास फाइल ये ओपन हो गई है, इसके अंदर आपके पास डाटा है, आप देखेंगे फाइल 1 ये रही, ठीक है। तो इसको आप बंद करेंगे, आप पहले वाली फाइल में वापस। तो ये हाइपर लिंक भी हमें अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स, आप यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को यूँ ड्रॉ करते हैं और इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज़ ज़रा देख लेते हैं। तो ये सेम वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो ऑलरेडी हम शेप्स की पढ़कर आ चुके हैं। ये शेप्स ही यहाँ पर रिपीट हो रहा है, यानी कि वही चीज़ है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। इसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टोटल ही वही चीज़ है, इसमें कोई डिफरेंट कोई चीज़ होती तो मैं ज़रूर पढ़ाता आपको। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास हेडर एंड फुटर एक्सेल में भी लगते हैं। हेडर के अंदर आप जो चीज़ लिखेंगे तमाम पेजेस पे आ जाएगा। हेडर के अंदर आप जैसे आप बुक्स के अंदर चैप्टर का नाम लिखते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखते हैं, फिज़िक्स लिखते हैं, बायो लिखते हैं, उसका चैप्टर का नाम लिखते हैं, तो वो तमाम पेजेस पे ऑटो आ जाता है, ठीक है। और आप इसी जगह पर आप यहाँ पर फाइल का पाथ भी दे सकते हैं, फाइल का नाम भी दे सकते हैं, करंट डेट एंड टाइम भी दे सकते हैं, आप पेज नंबर ऑफ पेजेस भी बता सकते हैं, पेज नंबर ओनली भी दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये सारी चीज़ें भी आप हेडर फुटर में पिक्चर भी लगा सकते हैं, कंपनी का लोगो लगा सकते हैं, शीट नेम दे सकते हैं। ये शीट नेम ऑटो उठा के लेकर आएगा, अगर आपने कोई दिया हुआ है, नहीं तो शीट 1 आ रही है, कहाँ से उठा के लेके आ रहा है? दिस 1। अगर आपने यहाँ पर नाम चेंज किया होगा, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपने नाम रखा है इसका फिज़िक्स रखा है, तो ये आपके पास फिज़िक्स यहाँ पर लिखा होगा। यहाँ पर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखा है तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पास यहाँ पर ऑटो उठा के ले आएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं कहाँ से लेकर आया, जब यहाँ पर इस सेक्शन में आएंगे तो सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो ये सारी सेम चीज़ें आपके पास वर्ड में भी मौजूद हैं, ठीक है। यूज़ करना वो हमारा काम है, क्योंकि कंप्यूटर में चीज़ें सारी मौजूद होती हैं, उनको याद रखना कौन सी चीज़ कहाँ पर है, तो ये हमारा एक फ़न होता है। ये आपके पास वर्ड आर्ट आ गया। ये वर्ड आर्ट आपके पास सेम वर्ड वाला ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है कि यहाँ पर आपके पास शेप की सेटिंग भी मिलती हैं और आपके पास टेक्स्ट की सेटिंग भी मिलती हैं। और ये दोनों सेटिंग ऑलरेडी हम शेप्स के अंदर पढ़कर आ चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर शेप्स के अंदर मैं दोबारा दिखाता हूँ। शेप को ड्रॉ करके आपको सेटिंग में कोई फ़र्क नहीं होगा, दिस और यहाँ पर आप इसको ड्रॉ करें और यहाँ पर आप इसके आए, ये रही शेप और ये रही टेक्स्ट की सेटिंग, 100% वही है। बस इसके अंदर जो वर्ड आर्ट है ना, इसके अंदर थोड़ा सा ये ब्लिंकिंग करता रहता है। मैं आपको दिखाएं, ये देखें ये ब्लिंकिंग करता रहता है। इसे ब्लिंकिंग से परेशान नहीं होना, ये कोई वायरस नहीं है, इसकी अपनी सेटिंग ही ऐसी है, ये ब्लिंकिंग करता रहेगा, ठीक है। आप इसमें जो भी आप फॉर्मेट लगाएंगे देखें इस पर अप्लाई हो जाएगा, क्लिक। और इसमें कुछ लिखा नहीं है ना, खाली है, ये तो वैसे उसका डमी टेक्स्ट लिखा हुआ है। आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट लिखें तो उसके ऊपर वो अप्लाई करेगा। मैंने टाइप किया है तो क्रिएटिव सॉफ्ट, और यहाँ पर आप इसके ऊपर, अच्छा इसके ऊपर ना सेलेक्ट डाटा को सिलेक्ट करना पड़ता है, कंट्रोल A, फिर आप अप्लाई करेंगे, फिर हो जाएगा। हो रहा है, हो गया है। वो सिलेक्ट नहीं था, जस्ट उस बॉक्स में था लेकिन सिलेक्शन नहीं थी, तो सिलेक्ट करके आप करेंगे तो हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें सेम, ये भी सारी चीज़ें सेम जो कि आपने शेप्स में पढ़ी हैं। तो ये सारा हमारा अच्छा से गो थ्रू भी हो रहा है और हमें क्लियर हो रहा है। और दिस वन, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कोई नई चीज़, हाँ जी वर्ड आर्ट है, ये आपके पास सिग्नेचर है।
सिग्नेचर में जस्ट ओके करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर नाम, और यहाँ पर आप उसका ओहदा देंगे, डेजिग्नेशन देंगे। तो नाम में हम क्या देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं उमर और अब्बास एडमिन ऑफिसर, ये उसके डेजिग्नेशन हो गई। जस्ट ओके करेंगे तो हमारे पास ये एक छोटे से सिग्नेचर बनकर आ जाएंगे जो हम अपने डॉक्यूमेंट्स के नीचे हम देंगे। तो ये टेक्स्ट बॉक्स की सूरत में आ जाएंगे। आप खुद बना लें तो ये टेक्स्ट बॉक्स की हमें ज़रूरत नहीं है। आप नाम लिखें और एडमिन ऑफिसर लिखें, यानी कि यहाँ पर आपने नाम लिख दिया, यहाँ पर आपने उसकी डेजिग्नेशन दे दी। ऊपर लाइन लगानी है तो लाइन लगाने का तरीका, आप यहाँ पर आएँ, होम पर आएँ और यहाँ पर आके इसको आप मर्ज कर दें। मर्ज करके आप ऊपर इसकी बॉटम लाइन ऑन कर दें। एक तरीका ये है, ठीक है, इससे भी आपको ये लाइन ही नज़र आएगी। सेम ऐसे क्रॉस का निशान भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप ऊपर जो है ना वो लगा दें, शेप लगा दें। तो शेप का फ़ायदा ये है कि हम लाइन को अपने हिसाब से डार्क, थिक और उसके साथ साथ जो है ना कलर स्कीम इसकी चेंज कर सकते हैं। ये आगे तक जा रही है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ तक ले आए, राइट क्लिक करके इसकी फॉर्मेट शेप, और यहाँ जाके ये ढेर सारी इसकी जो है ना प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हम अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। तो लाइन के ऊपर ये लाइन पूरी शेप ही होती है, इसका कलर, इसकी वेट्स, इसकी डॉटेड, जो भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ से आप परफॉर्म करके अच्छा डिज़ाइन, क्योंकि हमने फ़ाइल अच्छी बनानी होती है और एक ही दफ़ा बनानी होती है। और फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। क्या आप जो है ना अपने बॉस को अच्छा काम करके देंगे तो वो आपको अप्रिशिएट करेगा। अगर आप उसको पूरा सूरा काम करके देंगे तो फिर वो कहेगा ये बंदा पूरा सूरा ही है, जो एक लफ्ज़ है वो एक लफ्ज़ में ही चेंजेस करेगा, ठीक है, उससे आगे को अच्छा नहीं करके दिखाएगा। आपने अच्छे से अच्छा करके दिखाना होता है, लकीर के फ़कीर वाला काम नहीं करना होता। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारे पास इंसर्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ये आपके पास एक विंडो ओपन हो गई। इस विंडो के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी एक लिस्ट नज़र आ रही है। ये इस लिस्ट किस चीज़ की है, ये सॉफ्टवेयर की लिस्ट है। आप इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, ओके करते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। एक्सेल के ऊपर ओपन हुआ है, एक्सेल अलग है, ये सॉफ्टवेयर अलग है। आप यहाँ पर आते हैं, इसमें कोई भी काम करते हैं तो आप जस्ट इसको ना ही कॉपी किया ना ही सेव किया, ये ऑटो आपकी वर्ड या एक्सेल की फाइल में आ जाता है। डबल क्लिक करेंगे तो इसका सॉफ्टवेयर दोबारा ओपन हो जाएगा। इसमें मज़ीद आप और भी काम करेंगे तो वो भी आपके ऑटो अपडेट, ना ही मैंने सेव किया ना ही कॉपी किया, वो हमारी वर्ड की फाइल में, एक्सेल की फाइल में आ जाएंगे। नहीं आए दोबारा क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारे पास इसको बंद कर देते हैं। आने तो चाहिए, क्या आ गए हैं, क्लिक नहीं हुआ था। इसके आप डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे, हमने ड्रॉ करके डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, क्लिक करके फिर वहाँ पर वो ऑटो आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका तो कोई हमें ख़ास इस्तेमाल नहीं आ रहा। पेंट का सॉफ्टवेयर ये तो हर कंप्यूटर में होता है, लेकिन हम कोई ऐसी चीज़ लेते हैं जो हमारे काम में भी आए। तो इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन 3.0। माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन 3.0 है हमारे पास। तो इसके अंदर हम जो है ना मैथमेटिक्स के सारे सिम्बल्स हमें मिल जाते हैं। दिस वन प्लस, एंटर नहीं करना, हमने प्लस करना है। और इसके बाद हमारे पास इंटीग्रेशन दिस, उसके बाद हमारे पास माइनस। तो इसी के साथ मैथमेटिक्स की पूरी बुक्स कंपोज कर सकते हैं। और मैं सेव नहीं कर रहा, कॉपी नहीं कर रहा, वो ऑटो जा रहा है वहाँ पर। मैं यहाँ से क्लिक करूँगा वो गायब, और डबल क्लिक करूँगा तो इसका सॉफ्टवेयर दोबारा ओपन हो जाएगा। तो यानी कि ऑब्जेक्ट्स, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर की लिस्ट, और ये सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होना ज़रूरी है, प्लस इनमें हमें काम भी आना ज़रूरी है, तो हम इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे अभी इक्वेशन इस्तेमाल करनी है तो इक्वेशन का मुझे इस्तेमाल आएगा तो मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर पाऊँगा ना, ओपन तो हो जाएगी, ठीक है ना। और तो इस्तेमाल आप जैसे ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा, बस, ठीक है। इसको हम एस्केप करते हैं तो हम पहले वाली विंडो में वापस आ जाते हैं और हम सिंबल्स की बात कर लेते हैं। ये सिंबल्स है हमारे पास। तो ये सिंबल्स की काफ़ी बड़ी लिस्ट है, और इसको जो है ना अपने ऑफिस में, ये मैंने एरो से नीचे जा रहा हूँ, और इसमें काफ़ी सारी आपके पास कैटेगरीज़ हैं, जो भी आपको बेहतर लगे आप इनको यूज़ कर सकते हैं। रिसेंटली यूज़ जो आप करेंगे वो यहाँ पर आती जाएंगी, यानी कि जो आपने अभी के अभी कुछ देर पहले या कुछ टाइम पहले आपने यूज़ की हैं वो रिसेंटली यूज़ में आ जाएंगे, ऊपर एडिंग दी हुई है। तो आप इसमें से किसी पे भी क्लिक करें, कॉपीराइट, टेलीफोन, आपने CV पे अपने टेलीफोन का निशान देना है तो आप ये दे सकते हैं। और इंसर्ट, ये इंसर्ट पे क्लिक किया, क्लोज़ करेंगे, और इस तरीके से आपके पास साइज़ में बड़ा करेंगे। तो जो काम हम एक कैरेक्टर के ऊपर कर सकते हैं वो सारे काम आप सिंबल्स के ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। कलर लगाना, इसको अंडरलाइन करना, इसको बड़ा करना,
सारे काम हम एक सिंबल के ऊपर भी कर सकते हैं, और ये हमारे असाइनमेंट्स वगैरह में इस्तेमाल में आते हैं। उसके बाद हमारा पेज लेआउट में पेज की सेटिंग्स होती हैं। यहाँ से आप इसके टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये टेक्स्ट स्टाइल चेंज हो रहे हैं, देखें, ठीक है। आपके पास जो सिंबल्स हैं उसके नहीं हो रहे, बाकी जो टेक्स्ट है वो सारा चेंज हो रहा है। उसके बाद हमारे पास कलर्स हैं, आप यहाँ से कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर डाटा है और उसमें कलरफुल है तो आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ़ॉन्ट्स हैं, ये फ़ॉन्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। कि हमने देखा है कि जो हमारे एक्चुअल फ़ॉन्ट्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं होम के अंदर, ये रहे फ़ॉन्ट्स। तो एरियल और टाइम न्यू रोमन, उसने दोनों को कंबाइन करके एक नया फ़ॉन्ट बना दिया, उसका नाम रखा ऑफिस क्लासिक। एरियल अलग फ़ॉन्ट है, टाइम न्यू रोमन एक अलग फ़ॉन्ट है, दोनों को कंबाइन करके उसने एक नाम रख दिया ऑफिस क्लासिक, ठीक है। ये फ़ॉन्ट्स आपको नाम याद रखने होते हैं, फिर हमें इसका इस्तेमाल करते जाएंगे तो फिर हमें इनका डिज़ाइन भी पता चलता जाएगा। इफ़ेक्ट्स बॉर्डर वाली चीज़ों पे अप्लाई होता है, चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पर आते हैं, कोई भी एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर इस जगह पे कर लेते हैं, और इसके बॉर्डर चेंज करेगा। ये चेक करते हैं कैसे करेगा। तो ये बॉर्डर दिखा रहा है, वही बॉर्डर इसके अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यही बॉर्डर जो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यही बॉर्डर देखें इसके यहाँ पर अप्लाई हो गए। तो इसका इस्तेमाल होता है शेप के अंदर भी कर सकते हैं, शेप के अंदर अपने बॉर्डर मौजूद हैं तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ये भी इसने ऑप्शन दी हुई है। उसके बाद हमारे पास ये मार्जिन की बात आती है। मार्जिन वर्ड एक्सेल में थोड़े होते हैं, इसमें नॉर्मल लगे हुए हैं, और वाइड करते हैं आपके पास तो आपके पास पेज की चौड़ाई थोड़ी और कम हो जाएगी। उसके बाद आप नॉर्मल करते हैं तो आपके पास नॉर्मल में आपकी पेज की चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी, और इसमें आपका डाटा एक पेज पर ज़्यादा आएगा, ठीक है। ऑफिस में ज़्यादा नॉर्मल ही यूज़ होता है, बाकी इन तीनों में से जो आपको पसंद हो अपनी असाइनमेंट के लिहाज से वो आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। देखें पेज की चौड़ाई कम हो गई। ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप की बात हो गई कि आपके पास लैंडस्केप मीन आपके पास असाइनमेंट आपने कैसे रखनी है, तो आप उसके मुताबिक असाइनमेंट, आपके पास लैंडस्केप असाइनमेंट हो गई या आपके पास पोर्ट्रेट असाइनमेंट्स हो गई। जी वो हमने लैंडस्केप बनाई थी, बिल्कुल ऐसे पहले आपको लैंडस्केप करना होगा, उसके बाद असाइनमेंट आप शुरू करेंगे। आप बाद में करेंगे तो आपका डाटा सारा ख़राब हो जाएगा, फिर आपको उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। यानी कि जैसी असाइनमेंट है पहले ही आपको ये 3 सेटिंग पहले करनी होती हैं। मार्जिन नॉर्मल होता है, ओरिएंटेशन असाइनमेंट के मुताबिक होती है, साइज़ हमेशा A4 होता है, ठीक है। इसको याद रखना हमारा काम है, आपका बॉस आपको नहीं बताएगा, नहीं आपको कोई कुलीग बताएगा। ऑफिस में जब जाएंगे तो आपको लग पता जाएगा कि वहाँ पर कोई किसी का बताने में भी आर महसूस करते हैं। आपको हर चीज़ खुद अपनी प्रैक्टिस में लानी है और उसको याद रखना है। जी इसमें हमारे पास बात हो गई 3 चीज़ों की। साइज़ हमेशा हमने A4 का लगाना है, जितनी हमारी प्रिंटिंग हो रही है, जितनी हमारी फ़ोटोकॉपी हो रही है वो A4 पेपर पे हो रही है, ठीक है। वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमें असाइनमेंट बनाने से पहले A4 पे ही सेटिंग करनी होती है, क्योंकि बाकी पेजेस में थोड़े साइज़ में फ़र्क है। आप यहाँ पर A3 लगाएंगे तो A3 में देखिए कितना बड़ा साइज़ हो गया। अगर हम A3 में काम कर रहे हैं और हम तसल्ली में हैं कि यार मेरी असाइनमेंट तो एक पेज पे फुट आ रही है, जब हम उसको A4 का साइज़ लगाते हैं तो फिर वो डाटा कट के अगले पेजेस पे चला जाता है, वो देखें। तो इसलिए साइज़ लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कपड़ा बनाते हैं या आप कोई भी काम करते हैं दुनिया में, उसका साइज़ पहले लगता है, उसके बाद उसकी फिर सिलाई होती है, कटिंग होती है, डिज़ाइनिंग बाद में होती है। आपकी ग्राफिक के अंदर भी साइज़ पहले लगता है, उसके बाद उसकी डिज़ाइनिंग शुरू होती है। उसके बाद ये प्रिंट एरिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये एक किस्म का लॉक भी है कि आप जो है ना चाहते हैं कि सिर्फ ये हिस्सा मेरा प्रिंटिंग में आए और कुछ भी ना आए, यानी कि मेरी फाइल में देखने के लिए सारा डाटा हो लेकिन प्रिंटिंग में आपके पास सिर्फ यही आए। अब आप कंट्रोल F2 करके देखें तो आपके पास वो ग्राफ तो है ही नहीं और नेक्स्ट पेज भी नहीं है। इट मीन्स कि हमने एक किस्म का लॉक लगा दिया कि देखें सब कुछ, प्रिंटिंग सिर्फ इसी डाटा की कर सकें और होगी नहीं। तो ये नेट से काफ़ी सारी ऐसी फाइलें हैं जो डाउनलोड आप करते हैं तो उन पर ऐसे लॉक लगा होता है। आपको अगर पता होगा ये अनलॉक कहाँ से होगा तो आप इसको अनलॉक यहाँ से करेंगे, दिस मैंने माउस रोक दिया ताकि आपको याद रहे। क्लियर प्रिंट एरिया मैं अभी करने लगा हूँ सेकंड ऑप्शन। तो अब आप देखेंगे कंट्रोल F2,
सारे पेजेस भी प्रिंट होंगे और नेक्स्ट पेजेस भी आ रहे हैं। अगर नेक्स्ट पेजेस भी डाटा है वो भी सारा प्रिंटिंग में आएगा। ठीक हो गया। तो ये भी एक किस्म का लॉक होता है और इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद होता है पेज ब्रेक। ये क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ और थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूँ। ये यहाँ से मैंने दिस यहाँ पर ये मेरी वैल्यूज़ यहाँ पर हैं, ग्राफ यहाँ पर है, ये कोई भी डाटा है, ये मैं डाटा अगले पेजेस पे लेके जाना चाहता हूँ। दिस यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इस पॉइंट से जो डाटा है वो अगले पेजेस पे चला जाएगा, चला गया, और ये आपके पास यहीं पर रह गया और बाकी डाटा अगले पेजेस पे चला गया। यानी कि आप उस डाटा को इस पेज पे शो नहीं करवाना चाहते यार, वो नेक्स्ट पेज पे हो, और हम प्रिंटिंग में फिर हमारे लिए आसानी होगी, हम पहला पेज ही प्रिंट कर देंगे। कंट्रोल Z एक स्टेप पीछे आने के लिए। तो ये मैंने थोड़ा सा आगे किया और यहाँ पर हमने एक माउस कर्सर रखकर इसको हमने इंसर्ट पेज ब्रेक किया, ओके, और ये अगले पेज पे चला गया। इसके अंदर रिमूव पेज ब्रेक भी है, तो लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ, ओके हो गया, डाटा वापस आ गया, क्योंकि मेरा माउस इसी जगह पर था। आपने जब इसको रिमूव करना है यानी कि ख़त्म करना है तो आपने उसी पॉइंट पे आगे करना है जहाँ से आपने ब्रेक किया था। अगर वो आपको पॉइंट याद नहीं है, अगर आप ज़्यादा आगे नहीं गए तो फिर कंट्रोल Z से वापस आना पड़ेगा आपको। अगर आप ज़्यादा आगे चले गए तो फिर आपने जितना कोई काम किया होगा वो सारा आपका ख़त्म होगा, फिर आप रिवर्स करेंगे और बैक आएंगे। यानी कि ये उस सूरत में बता रहा हूँ, आपको डाटा वापसी उसी जगह पे लेके आना जहाँ पर था। अगर नहीं लेके आना, आपने सेटिंग आगे ठीक है तो आप उसको आगे जाने दें। तो ये है, ये पॉइंट या तो कोई निशानी लगा के यहाँ पर आपको इसको याद रखना है। इस जगह पे आपने इसको पेज ब्रेक लगाया था, यहाँ पे कोई डॉट लगा दें, कोई कुछ भी लगा दें, लेकिन वो प्रिंटिंग में ना आए, बस इतना देख लें, खाली डॉट लगा दें, ये डॉट भी चलेगा, ये ठीक है। तो इससे हमें याद रहेगा कि हमने इस जगह से इसको ब्रेक किया था। मैं करके दिखाता हूँ आपको याद समझ आ जाएगी। इंसर्ट पेज ब्रेक हो गया। अब मैंने कहाँ से किया था वो मुझे डॉट देखना पड़ेगा, और है नज़र आ रहा कोई? अच्छा, इसी लाइन के नीचे था, मैं इसको यहीं से रिमूव करके देखता हूँ, नहीं हो रहा ना। तो वो हमें जगह जो है ना याद रखनी पड़ेगी जहाँ से हमने इसको ब्रेक किया था। अगर आप ज़्यादा आगे नहीं गए तो फिर क्या करेंगे, कंट्रोल Z, वो वापसी आ गई। और डॉट पता नहीं कितने, यहाँ से ये ऊपर, इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर था, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा है इशू। उसके बाद ये बैकग्राउंड आप लगाएं, आपको कोई मुंह में पानी आ रहा है तो बिरयानी लगा लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं, ठीक है। बिरयानी मेरे पास मिलेगी तो सही, ज़रा दूर होगी, ठीक है। अभी तो मेरे पास लैब बनी हुई है, लैब लगा लेते हैं, यानी कि और बच्चे, अगर आपके पास कोई बच्चे नहीं बैठेगा, हम ये लगा दें आपको लगेगा मैं सब बच्चे। अच्छा, कहने का मतलब ये एक फ़नी बात हो गई, आपके पास ये बैकग्राउंड पे उसने इमेजेस लगाई और हमारा डाटा भी जो है ना वो एक किस्म का एक अलग से कलर स्कीम बन गई। तो ये वाटरमार्क के तौर पर इसको आना चाहिए और एक पेज पर एक आना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने वर्ड में लगाया था वाटरमार्क, यहाँ पर एक्सेल के अंदर ऐसी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर इसकी सेटिंग के बाद फिर कोई सेटिंग भी नहीं आ रही, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, यानी कि इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। या तो वो वाटर मार्क के तौर पर यहाँ सेंटर में आए ना पेज के, और थोड़ा सा हल्का भी हो, हमारे डाटा को ख़राब तो ना करे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रिंट टाइटल्स। ये हम करने लगे हैं, इसको मैं उड़ा देता हूँ और इसको जो है ना हम डाटा को यहाँ पर आप आते हैं दिस, ये मैंने डाटा नीचे भी पेस्ट कर दिया और दरमियान में कोई डाटा था जिसकी वजह से उसने नहीं किया, ओके कोई बात नहीं, हम कुछ और तरीके से कर लेते हैं इसको। कंट्रोल होम से हम टॉप पे आते हैं और यहाँ पर आप आकर इसको कॉपी कर लें, दोबारा भी टाइप कर सकते हैं, मुझे वो इशू नहीं है। आप बस ये वाला डाटा ले लें, वो लिंक हाइपर लिंक वाला ना लें। शीट 2 पे आ जाते हैं, कंट्रोल V से यहाँ से पेस्ट कर देते हैं, एक और यहाँ पर पेस्ट लगा देते हैं, डबल हो जाएगा। कंट्रोल F2 करके इसका प्रीव्यू चेक करें, हमें ये नज़र आएगा ये अगले पेज पे जा रहा है। ख़त्म करें इसको भी ख़त्म करें, हमें कुछ जगह भी छोड़नी है यहाँ पर, ठीक हो गया। अब आप यहाँ पर आएँ, इसको जो है ना आप ड्रैग कर दें,
कंट्रोल होम से हम टॉप पे आ जाएं। ये वाली जो हेडिंग है इसको आप नुमाया करें। पूरी एक्सेल की शीट यहाँ से सिलेक्ट होती है और सिलेक्ट करने के बाद होम पर आप आएंगे, डाटा को सेंटर में करेंगे, डाटा को यहाँ से दिस करेंगे, डाटा को यहाँ से दिस करेंगे और यहाँ से आप साइज़ में ऐसे करेंगे, इसको दिस करेंगे और दिस करेंगे। ये हमारे पास हेडिंग्स हैं और कंट्रोल F2 करते हैं तो हमारे पास ये हेडिंग पहले पेज पर आ रही है, नेक्स्ट पेजेस पर नहीं आ रही। तो मैं चाहता हूँ कि ये हेडिंग्स तमाम पेजेस पर आएँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये सारी मैंने उसी के लिए वर्किंग की है, प्रिंट टाइटल्स। तो यहाँ पर आप पहली रो या पहला कॉलम रिपीट करना चाहते हैं, रो टू रिपीट, तो यहाँ पर आपके पास दिस, तो ये आपके पास ये पहली रो यहाँ से ऐसे रिपीट करवाएंगे आप वह तमाम पेजेस पे जहाँ तक आपका डाटा वहाँ तक रिपीट होगी। पहले वहाँ क्लिक किया, फिर आपने वो 1 पे जाके क्लिक करना है, फिजिक्स पे क्लिक नहीं करना, क्योंकि उनका जो है वो पॉइंट है, हेड है, वो 1 है। और यहाँ पर आप जस्ट ओके करेंगे तो आपके पास कंट्रोल F2 करें तो आपके पास देखें तो ये तमाम पेजेस पे रिपीट हो रहा है। हमारे पास पेजेस आके हम 6ठे पेज पे आ चुके हैं। आपको ये एक जैसा डाटा लग रहा है इसलिए आपको महसूस नहीं हो रहा। हम इस वक्त टोटल हमारे पास 26 पेजेस हैं और हम 6 पेज पर आ चुके हैं, ठीक है। और अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं, दिस वन और दिस, यहाँ पर आप आएंगे, इसको मिटा देंगे और जस्ट ओके करेंगे। अब आप कंट्रोल F2 करेंगे और आप यहाँ से नेक्स्ट 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 करेंगे, तो देखें आपके पास है ही नहीं। तो इसको याद रखना हमारा काम है, कंप्यूटर में ये चीज़ मौजूद है, तो याद रखने के लिए हमें कुछ ऊपर वाले पोर्शन का भी इस्तेमाल करना होता है, वो जो है ना बड़ा कीमती है ऊपर वाला पोर्शन जी। इसमें हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट, और इंसर्ट में हमारे पास दिस और दिस, और यहाँ पर हमारे पास एक हमने बॉक्स लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ डाटा भी लिख दिया। जब मैंने डाटा लिखा तो ये अगले पेज पे जा रहा है, ये भी अगले पेज पे जा रहा है। बाउंड्री पे हमने रखा, जान के रखा कि हमारे पास ये डाटा अगले पेज पे जा रहा है और पीछे भी जगह नहीं है, इसको भी हम डिक्रीज़ नहीं कर सकते, तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो इसके लिए मैं लास्ट आपको बता भी चुका हूँ कि ये आपके पास स्केल कम होगा इसका। ये स्केल सिर्फ इसी पेज का नहीं, पूरी एक्सेल की शीट का स्केल कम हो जाएगा। मीन यानी कि एक ब्रीफ केस में 10 सूटों की गुंजाइश है, आप उसी में 20 सूट रख देते हैं। कैसे रखते हैं, साइज़ भी वही है सूटों का और जगह भी वही है, लेकिन आप उसी जगह पर 20 सूट रख देते हैं। कैसे, कंप्रेस करके रखते हैं। तो यहाँ भी वही हाल होगा कि आपका डाटा कंप्रेस होकर उसी जगह पर फिट होकर आ जाएगा। वो देखें वो डॉटेड लाइन आगे चली गई है, तो ज़्यादा आगे चली गई, आप यहाँ तक भी करेंगे आपका काम हो जाएगा, ठीक हो गया। अब कंट्रोल F2 करें, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जनाब, इसके आपने ये ऊपर वाली जो विड्थ और हाइट है इसको नहीं छेड़ना होता, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना आपने इनको। आप इनको छेड़ेंगे ना तो आप फिर बहुत परेशान हो जाएंगे, इनको आपने नहीं छेड़ना। ये आपको जब फुल एक्सपर्ट हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इसका यूज़ आ जाए ना एक्सेल का, फिर आप इनको छेड़ेंगे, अदरवाइज़ आपको यहाँ स्केल कम होगा, काफ़ी है ये, जिससे आपके पास से पेजेस भी कम लगेंगे। अब अगर मैं आपको बताऊं कि आपके पास पेजेस कैसे कम लगेंगे, पहले हमारे पास 25 या 26 पेजेस थे और आपके पास 22 पेजेस हो गए, 3 पेजेस का फ़र्क पड़ गया, ठीक है। तो ये भी यानी कि बड़ी बात होती है कि आपके पेजेस भी कम लगेंगे और डाटा कंप्रेस होकर कम पेजेस पर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने तो प्रैक्टिकल ऑफिस में काम कर करके सीखी हैं, आपको यहाँ पर मैं आपको लाइव करवा रहा हूँ। तो जब आप किसी ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर आपको हर चीज़ का पता चल जाएगा और आप अच्छा काम करके दिखाएंगे तो आपको अप्रिशिएट मिलेगा। अगर आप अच्छा काम करके नहीं दिखाएंगे, एक असाइनमेंट लेके बैठे हैं 2 घंटे में 3 घंटे में एक असाइनमेंट बनाएंगे और आपके टोटल 8 घंटे की ड्यूटी है, सारे दिन में आपने 2 असाइनमेंट बनाएंगे ना, तो आपका बॉस कुछ दिन बर्दाश्त करेगा, फिर उसके बाद वो आपको घर का रास्ता दिखा देगा। मैं कहा जी ठीक है जी, आप ये असाइनमेंट की प्रैक्टिस करनी है तो घर जाके करें, ठीक है। तो इन चीज़ों को असाइनमेंट बच्चों से हम इसलिए बनवाते हैं कि आपका हाथ साफ भी हो और फास्ट भी हो, ठीक है। तो जब आप असाइनमेंट बनाएं, कंट्रोल F2 करें तो वो एक पेज पे आ रही हो और साफ़ सुथरी आ रही हो। ये नहीं है कि वो आपके पास जो है ना सिमेट्री ना हो, उसके अंदर फॉन्ट्स अच्छे ना हो और जो है ना अजीबो गरीब तरीके की असाइनमेंट बनी हो, उसमें खूबसूरती लेके आना, असाइनमेंट बना के आएगा, आपको प्रैक्टिस करना चाहेगा जी। इसके बाद हमारे पास रुख चेंज करना है तो आपके पास ये रुख चेंज कर सकते हैं। आपके पास अगर आप, क्योंकि इसमें उर्दू भी लिखी जाती है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में उर्दू भी लिखी जाती है, वो भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे। और प्लस इसके अंदर जो है ना आप फिर उर्दू अगर की असाइनमेंट आपकी एक्सेल के अंदर, तो आप इसका रुख चेंज करके उर्दू वाली साइड पर लेकर आ सकते हैं, दिस और दिस। ग्रिड लाइन आपने शो करवानी है, तो ये ग्रिड लाइंस आपको कुछ मैंने देखा
कि कुछ जो ना लोगों को ये गाइडलाइंस अच्छी नहीं लगती, वो प्लेन पेपर पे काम करना पसंद करते हैं। लेकिन गाइडलाइन का मतलब ये नहीं है कि ये प्लेन पेपर ही हो गया है, वो बॉक्सेस वैसे ही हैं, बस हमें उनके बॉर्डर नज़र नहीं आ रहे। बॉक्सेस हर सेल का एक नाम है जो यहाँ से पता चलेगा। O7 इस पर क्लिक किया, इसका नाम है M14, तो वो हमें यहाँ से पता चलेगा। एड्रेस हम यहाँ से देख लेंगे, बाकी हम अपना प्लेन पेपर पे काम करते जाएं। उसके बाद ग्रिड लाइन शो करवानी है, और ग्रिड लाइन्स प्रिंटिंग में भी आएँ तो ग्रिड लाइन्स प्रिंटिंग में भी आएंगी। कंट्रोल F2 करेंगे तो आपके पास ये प्रिंटिंग में भी आएंगी। उसके बाद हमारे पास हेडिंग शो करवानी है कि नहीं, हेडिंग्स, और हेडिंग्स ABC 1 2 3 को कहते हैं, और ये प्रिंटिंग में भी आएँ तो कंट्रोल F2 करेंगे तो आपके पास ये प्रिंटिंग में भी आएंगी। ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारे पास ये वाला जो सेक्शन है, ये हमारे पास शेप्स का सेक्शन है। शेप्स के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये शेप्स पे आप क्लिक करें और इसकी हम एक और कॉपी कर लेते हैं। बटन चल गए सारे, तो ये फ्रंट बैक करने के लिए ये बटन है। सिलेक्शन पेन भी हमने कहीं देखा हुआ है, अलाइन भी देखा हुआ है। अलाइन का मतलब ये होता है कि इसी पेज के ऊपर लेफ्ट राइट सेंटर महसूस होगा। उसके बाद रोटेट, आपके पास रोटेट भी हमने देखा हुआ है कि इसको 90 के एंगल से, फिर आपके 180 के एंगल से इसको रोटेट करना है। ये सारा कुछ हम शेप्स में ऑलरेडी करके आ चुके हैं, ठीक है। और बाकी इसको ग्राफिक में तो ऐसे होता था कि हम इसको ऐसे सारे को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिलेक्ट करने का तरीका, इसको क्लिक करके आपको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फार्मूला और डाटा ये हम बाद में करेंगे एंड में, क्योंकि ये मुश्किल हैं और फिर ये हमारा एक ही जहन होगा कि हमने फार्मूले चल रहे हैं हमारे। तो मेरी तरतीब ये है कि आसान चीज़ें मैं सारी पहले करवा देता हूँ। फिर हमारा 7 कैटेगरीज़ हैं फार्मूलाज़ की, तो वो 7 कैटेगरीज हम 3 दिन में भी कर सकते हैं, 2 दिन में भी कर सकते हैं। 2 दिन से पहले नहीं हो सकता, कम से कम 3 दिन या 2 दिन में होगा, वो मुश्किल है इसलिए। अब हम रिव्यू और व्यू कर लेते हैं, ये आसान है। इसमें से ये वाला सेक्शन हमने वर्ड में पढ़ा हुआ है, ये वाला सेक्शन हमारा थोड़ा सा नया है, ये भी अभी हो जाएगा। इसमें कोई आपके पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है, थोड़ा सा काम है इसमें। पढ़ा हुआ कैसे है मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ एडमिन ऑफिसर इन UBL। स्पेलिंग में जान के गलत कर रहा हूँ ताकि हम इनको ठीक कर सकें। साइज़ में बड़ा कर लेते हैं और दिस ऐसे कर लेते हैं, और इधर मज़ीद हो सकता है जी, हो गया। आप यहाँ पर स्पेलिंग चेक पे क्लिक करेंगे तो पहले तो वो ये PP को गलत बता रहा है, इसको इग्नोर कर दें, इग्नोर ऑल कर दें, इग्नोर वंस कर दें, यस। फिर वो नेक्स्ट आपको फिजिक्स के स्पेलिंग गलत बता रहा है क्योंकि उसकी डिक्शनरी में मौजूद नहीं है। जब मैंने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है MS ऑफिस, तो इसके साथ यूनाइटेड स्टेट की डिक्शनरी भी इंस्टॉल होती है। ये माइक्रोसॉफ्ट USA में, और उसका सॉफ्टवेयर भी USA का है, ठीक है। तो उसके यूनाइटेड स्टेट की डिक्शनरी इंस्टॉल होगी, तो इसकी डिक्शनरी में फिजिक्स नहीं है। अगर आप इसको ऐड करना चाहें, स्पेलिंग ठीक है, तो आप ऐड टू डिक्शनरी कर दें, तो वो इस स्पेलिंग को इस कंप्यूटर पे दोबारा कभी गलत नहीं बताएगा। ऐड टू डिक्शनरी करने का ये तरीका है। उसके बाद वो ऑफिसर के स्पेलिंग गलत बता रहा है, उसको तो हम ठीक करेंगे ना। ऑफिसर के स्पेलिंग असल ये हैं, आप इसको चेंज कर दें। फिर उसके पाकिस्तान के स्पेलिंग गलत बता रहा है, और इन दोनों में से आप जो भी आपको बेहतर लगे आप इसको सेलेक्ट कर दें और चेंज कर दें, ओके कर दें, इस तरीके से। जी सर, ये शुरू करें। हमारे पास रिसर्च में भी हमारे पास चीज़ें यही हैं कि अब ये यहाँ पर फोकस क्यों नहीं आ रहा, वजह कि ये डाटा जहाँ से लिखा जाएगा, ओके, कहाँ से लिखा गया है, यहाँ से लिखा गया है, इस सेल से लिखा गया है, और मैंने वहीं पर क्लिक किया क्योंकि डाटा यहाँ से लिखा गया, वो राइट और लेफ़्ट खुद ही वो स्प्रेड हो गया, ठीक है ना। वो बाज़ों का डाटा आगे ही जाता है, बाज़ों का डाटा दोनों साइडों पर जाता है, ठीक है। जगह खाली हो तो दोनों साइडों पे चला जाता है, ठीक है। ये डबल क्लिक करने से पता चला, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा था, यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा था, मुझे नहीं मिला, यहाँ पर क्लिक कर रहा था, मुझे नहीं मिला, यहाँ पर क्लिक कर रहा था, नहीं, यहाँ पर नहीं मिला, मैंने यहाँ पर क्लिक करा, मुझे फोकस मिल गया। ये फोकस आ गया ना यहाँ पर, ठीक है ना। फोकस लाने के लिए एक शॉर्ट की भी है, सिंपल आप F2 प्रेस करेंगे, उससे भी फोकस आ जाएगा। डबल क्लिक करते जाएँ, उससे भी आ जाएगा। मीन मैं यहाँ पर हूँ, F2, फोकस तो आ गया, लेकिन वो टेक्स्ट इस सेल में नहीं है। यहाँ पर क्लिक करें F2 तो फोकस आ गया, इसका मतलब है कि टेक्स्ट इसी सेल के अंदर है। आप अगर इसका दूसरा यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है, तो ये देखें अब आपके पास इस सेल का डाटा इसी के अंदर है, और उसको पूरा देखने के लिए आप फिर क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट करेंगे। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे कि हमने इसके स्पेलिंग चेक करने थे। वो स्पेलिंग चेक करने के लिए हम यहाँ पर एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर रिसर्च पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन ग्रीन बटन नहीं चल रहा, इसके लिए हम एक्सेल पर एक सिंगल क्लिक करेंगे, ग्रीन बटन चल गया,
और फिर हम ग्रीन बटन पे क्लिक करेंगे तो वो एप्लीकेशन के मीनिंग्स आपको सिंगल वर्ड्स मीनिंग आपको देगा। एप्लीकेशन की मीनिंग्स हैं रिक्वेस्ट, क्लेम एंड सबमिशन। तो ये उसने सिंगल वर्ड्स मीनिंग आपको दे दिए। इस बटन पे क्लिक करेंगे, इसका भी सेम यही काम है, सिंगल वर्ड्स मीनिंग। और ट्रांसलेट इसमें कामयाब नहीं है। जब इंटरनेट पढ़ेंगे वहाँ पर गूगल ट्रांसलेटर हम देखेंगे और वहाँ पर पूरी की पूरी बुक्स को एक सिंगल क्लिक के ऊपर ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। न्यू कमेंट्स पे आप आते हैं, आप यहाँ से कमेंट्स लगा सकते हैं दिस, और यहाँ पर आप कमेंट्स लगा सकते हैं, ये कमेंट्स हैं हमारे पास, ये कमेंट्स हैं हमारे पास। और आप इन कमेंट्स को ऐसे शो भी करवा सकते हैं और अनशो भी करवा सकते हैं। और इनको डिलीट करना चाहें तो डिलीट, ओके, ये यहाँ पर आ गया। पे प्रीवियस और डिलीट के ऑप्शन यहाँ से है। नेक्स्ट, डिलीट, नेक्स्ट, डिलीट। तो ये था पुराना काम, ऑलरेडी हम वर्ड में करके आ चुके हैं। अब नया काम है जो एक्सेल के अंदर स्पेशली मौजूद है, उसको हम देख लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक सेल के ऊपर जो भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फॉर्मेट, इन चीज़ों पे कुछ पे हम लॉक लगा सकते हैं, यानी कि उनको डिसेबल कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और इस पर हम पासवर्ड भी लगा सकते हैं। फॉर्मेट सेल ना कर सकें, ये ना कर सकें, ये ना कर सकें, ये ना कर सकें। तो इन ऑप्शन को आप चेक कर लेंगे और ये ऑप्शन आपके पास फिर राइट क्लिक जब हम करेंगे एक सेल के ऊपर परफॉर्म करने के लिए तो वो आपको नज़र नहीं आएंगी। देखें, तो अनप्रोटेक्ट करेंगे तो आपके पास दोबारा चल पड़ेंगी। ये कॉपी पेस्ट तो नहीं चला, बाकी सारे बटन चल पड़े हैं। कॉपी पेस्ट कब चलेगा? जब कॉपी करेंगे तो पेस्ट चलेगा ना। उसके बाद प्रोटेक्ट शीट, इसको समझाने से पहले मुझे यहाँ पर समझाना होगा कि हम यहाँ पर एक शीट को रीनेम भी कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, कॉपी भी, मूव और कॉपी भी कर सकते हैं। यानी कि मैं इसकी कॉपी बनाना चाहूँ तो क्रिएट अ कॉपी, मूव टू एंड में इसकी कॉपी बन के आ जाएगी। आ गई शीट 1 की एक सेम कॉपी। इसको माउस से पकड़ के यहाँ पर भी आप लेके आ सकते हैं। इसके ऊपर लॉक लगाना हो तो आप यहाँ से लॉक लगा देंगे, स्ट्रक्चर विंडो, और पासवर्ड भी लगा सकते हैं। जस्ट अब आप यहाँ पर राइट क्लिक करें, देखिए चीज़ें मिलेंगी नहीं आपको। लॉक लग गया है। खुलेगा कैसे? पासवर्ड लगा होगा तो फिर पासवर्ड भी याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज क्लिक करेंगे तो लॉक खुल गया। राइट क्लिक करेंगे, लेफ्ट नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ देखनी हो तो राइट क्लिक से वो ओपन होती हैं। डबल ये लेफ़्ट क्लिक तो उस चीज़ को यानी कि उसकी ओपनिंग करने के लिए होता है कि आप उसको ओपन करना चाहें डायरेक्ट, तो फिर जो ना आप डबल क्लिक कर देंगे। जब डबल क्लिक कहा जाता है ना तो फिर आपके ऊपर लेफ़्ट बटन होता है। जब आपको राइट का कहा जाता है तो राइट किसी भी बटन की प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए, किसी भी ऑप्शन की प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए राइट क्लिक होता है। उसके बाद शेयर वर्क बुक, ये नई चीज़ है, ये पहले आपने कभी नहीं देखी। ये जो कंपनीज़ में नेटवर्किंग होती है तो वहाँ पर आप फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, असिस्टेंट हैं, फाइल को शेयर करना आपका काम होता है, नेटवर्किंग करने के लिए और बंदा होता है। आपने फाइल को शेयर करना है और यहाँ लिखा हुआ है अलाउ चेंजेस बाय मोर देन वन यूज़र एट द सेम टाइम। तो यानी कि ये जब फाइल शेयर होगी, नेटवर्क पर आएगी, तो इसको नेटवर्क पर जितने भी कंप्यूटर हैं, जितने भी यूज़र हैं, वो सारे इस फाइल को एक्सेस कर सकेंगे। वो भी चेंज कर सकेंगे, आप भी चेंज कर सकेंगे। इस लाइन का ये मतलब है, ठीक है। मीन यानी कि आपका बॉस है ना, वो दूसरे कमरे में बैठा है, वो मुझे कहता है फाइल शेयर कर दो, मैं चेक कर लेता हूँ, तो आप उसको फाइल शेयर कर देंगे, वो चेक कर लेगा, और चेक करने के बाद आपको यस नो ओके का मैसेज आपको कर देगा। तो इस तरीके से आप उसको फ्लैश में कॉपी करके लेके जाएंगे, ईमेल करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, वो डाउनलोड करेगा। वो कितना लंबा प्रोसेस है। जब नेटवर्किंग हुई है तो फिर आप नेटवर्किंग का फ़ायदा उठाएं। जस्ट ओके। और ये फाइल शेयर होने से पहले वगैरह जी सेव कर लें, अगर आपने सेव नहीं की, चले मैं सेव कर लेता हूँ। और ये फाइल नेटवर्क पे नज़र कहाँ पर आएगी ये भी आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर आएंगे और माई कंप्यूटर में आएंगे। माई कंप्यूटर में सबसे लास्ट में नेटवर्क, और नेटवर्क के ऊपर जितने भी कंप्यूटर शेयर होंगे, जैसे कि एक पीसी नज़र आ रहा है क्योंकि ये मेरा ही पीसी है और ये नज़र आ रहा है। जब और भी पीसी नेटवर्क पर होंगे तो सारे पीसीज उनके बाई नेम नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर लिखा होगा खालिद, यहाँ पर लिखा होगा किरण, यहाँ पर लिखा होगा इरम, तो उनके बाई नेम पीसी यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। आप इस पीसी पे क्लिक करेंगे तो इस पीसी के ऊपर जितने भी फाइलें शेयर हैं वो सारी यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी। और मैं यहाँ से शेयरिंग अगर ख़त्म कर दूँ तो वो फाइल नेटवर्क से हट जाएगी, कोई भी बंदा मेरी फाइल को एक्सेस नहीं कर सकेगा। ठीक हो गया। तो शेयरिंग और अनशेयरिंग मैंने करनी है, नेटवर्किंग वाले बंदे ने नहीं करनी है। उसके बाद ये भी शेयरिंग होती है, इसके डबल काम है, शेयरिंग विद ट्रैक चेंजेस। फाइल शेयर भी होगी और इसमें कोई चेंजेस होंगी तो वो भी पता चलेगा, और आप इस पर पासवर्ड लगा के शेयर कर सकते हैं। ये भी बड़ी बात है, यानी कि नेटवर्क पे काफ़ी सारे लोग बैठे हैं, सारी मेरी फाइल ना देखें,
ठीक है, जिसको मैं पासवर्ड दूं या जिस बंदे को मैं देना चाहता हूं उसी को मैंने पासवर्ड बताया, वो क्लिक करेगा और वो पासवर्ड लगा कर उस फाइल को ओपन कर लेगा। तो ये डबल फ़ायदा देता है, इसमें डबल आपके पास वो लग जाता है। जस्ट ओके करेंगे, फिर ओके करेंगे, आपकी फ़ाइल शेयर हो जाएगी। ये शेयरिंग कहाँ से ख़त्म होगी? क्लिक क्लिक और यहाँ से शेयरिंग ख़त्म होगी, तो आपकी फ़ाइल वापसी शेयरिंग से ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ये वाला बटन आपके पास, ये आपके पास इसी फाइल में आप ट्रैकर लगा के जा सकते हैं, यानी कि कोई भी बंदा आपके पीसी पे बैठता है तो उसको ट्रैकर लगाकर आप जा सकते हैं। वो कैसे लगेगा? जस्ट आपने इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करना है और कुछ भी नहीं छेड़ना, जस्ट ओके, फिर ओके और ट्रैकर लग गया है। ठीक है, अब आप इस फाइल को यूज़ करें तो आप इसमें चेंजेस करते जाएंगे, जहाँ जहाँ पर लिखते जाएंगे ब्लू कलर का हाईलाइटर आपकी फाइल में लगता जाएगा। इन चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे। ये बटन पहले नहीं चल रहा था, अब चल गया है। एक्सेप्ट रिजेक्ट लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे, फिर ओके और फिर ओके। यहाँ पर आके रुकेंगे हम, क्योंकि अब यहाँ पर रुकने का मकसद ये आखिरी स्क्रीन है, इसके ऊपर एक्सेप्ट और रिजेक्ट, एक्सेप्ट आल और रिजेक्ट आल यहाँ से होगा। आप एक एक चेंजेस पे ये खुद ही मूव करता जाएगा। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो इसी फाइल का हिस्सा, रिजेक्ट करेंगे इस फाइल से डिलीट। एक्सेप्ट आल भी है, रिजेक्ट आल भी है। जो एक्सेप्ट हो गए वो तो खड़े रहेंगे, जो बाकी बच गए वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ट्रैकर जहाँ से लगाया था वहीं से आप इसको ख़त्म करेंगे। जस्ट इसी चेक बॉक्स से लगाया था, इसी चेक बॉक्स को आप अनचेक कर देंगे, 2 दफ़ा ओके करेंगे तो आपके पास ये, अब आपके पास हम यहाँ टाइप करें तो आपके पास कोई ब्लू कलर का हाईलाइटर नहीं है। तो ये सारी कहानी हमें समझ में आ गई। उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन है व्यू। तो हम स्क्रीन को व्यू कर सकते हैं। व्यू मीन आपके पास 3 बटन ये यहाँ पर भी हैं और ये 3 बटन यहाँ पर भी हैं। ये तो जस्ट व्यू करने का आपके पास है। आप मोबाइल को ऐसे देखें, मोबाइल को ऐसे देखें, मोबाइल को ऐसे देखें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, शीशे में शक्ल आप जैसे मर्ज़ी देखें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है ना। तो ये आपके पास वही पॉज ही हैं, ये एक पॉज है, ये एक पॉज है, ये एक पॉज है। ठीक है, इस पॉज के अंदर आपके पास पेजेस और पेजेस के नंबर भी आपको नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ पर आते हैं, इस पॉज के अंदर आपको हेडर फुटर नज़र आ रहे हैं और उनके मार्जिन भी नज़र आ रहे हैं। थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 2 पेजेस हैं, 2 पेजेस पे आपका डाटा पड़ा हुआ है, यहाँ मार्जिन भी नज़र आ रहे हैं, हेडर और फुटर भी नज़र आ रहे हैं। तो कुछ लोग इस व्यू में बैठ के काम करना पसंद करते हैं, कुछ लोग इस व्यू में बैठ के काम करना पसंद करते हैं, कुछ लोग ओपन व्यू में ये नॉर्मल व्यू में बैठ के काम करना पसंद करते हैं। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर कोई भी मैंने व्यू खोला हुआ है, ये एक मैंने व्यू पॉज खोला हुआ है। इस पॉज को मैं एक नाम देना चाहता हूँ। ठीक है, इसको आप एक नाम देंगे दिस, और यहाँ पर आप इसको ऐड, और इसका हम छोटा सा एक नाम दे देते हैं व्यू 1। ठीक है, और आप कहीं भी हैं, किसी भी शीट पर हैं और आपने वो व्यू जो बनाया था उसको देखना चाहते हैं, वो यहाँ पर लिस्ट डाउन हो चुका है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, शो पे क्लिक करेंगे तो ये आपको उसी पॉज में ले जाएगा, उसी व्यू में ले जाएगा। इसका फ़ायदा, मकसद इसका है कि आपने ये कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आपने उसको यहाँ पर कस्टम में सेव कर दिया। कोई इंपॉर्टेंट आपके पास फार्मूलाज से कोई इंपॉर्टेंट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी, तो आपने उनको यहाँ पर कस्टम व्यू में सेव कर दिया। मैं जब काम कर रहा होता हूँ तो काफ़ी सारी शीटें हमारे पास खुल रही हैं, तो मुझे नहीं पता यार वो कहाँ पर कौन सी शीट पर है, तो आप कस्टम व्यू में उसको सेव कर दें उस पॉज को, तो आपको उसी लोकेशन पे उसी व्यू में ले जाएगा ये। तो इसका फ़ायदा उठाना हमारा काम है, कंप्यूटर में चीज़ मौजूद है। बाकी फुल स्क्रीन पे आपके ऊपर वाले जो चीज़ें हैं, इसको रिबन कहते हैं, वो रिबन आपका गायब हो गया। अब वापसी आपने एस्केप का बटन दबाएंगे कीबोर्ड से तो आप नॉर्मल विंडो में वापस आ जाएंगे। ग्रिड लाइंस ये हम पहले भी आप पेज लेआउट में देख चुके हैं। फार्मूला बार का मतलब ये होता है कि हम फार्मूले जब पढ़ेंगे तो आप किसी भी सेल के अंदर जो डाटा है यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं, यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़े काम की चीज़ है। उसके बाद ग्रिड लाइन शो करवानी है कि नहीं, ये भी हम पेज लेआउट में देख चुके हैं। हेडिंग शो करवानी है कि नहीं, हेडिंग्स ABC 1 2 3 को हेडिंग्स कहते हैं। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है, आप कोई बात नहीं, आप भी यानी कि प्लेन पेपर पे काम कर लें। या अगर मिसाल के तौर पर आपने कोई फाइल नेट से डाउनलोड की है, उसमें ये हेडिंग्स नहीं है, तो आप एक्सेल में जाकर यहाँ से जाके इसको ऑन कर दें। तो पता हो हमें कि ऑन ऑफ होता क्या। ये बटन हमारे मोबाइल में मौजूद है, इसका बटन का हमें मकसद पता हो, लेकिन हमारे इस्तेमाल में नहीं आता, वो एक गलत बात है। ठीक है, तो यही बात है। उसके बाद हमारी फ़ाइल को जूम करना, आप इसको 50%,
अब इसको 100%, आप जहाँ मेरा माउस है इसी जगह को बड़ा करके देखना चाहते हैं तो वही जगह बड़ी हो जाएगी हमारे पास। ओके, उसके बाद दोबारा 100%, और उसके बाद हमारे पास इस वक्त एक्सेल की कितनी कॉपीज़ हैं? एक कॉपी है, कॉपी का नाम क्या है? बुक 1। कहाँ लिखा हुआ है? ये टाइटल बार में लिखा हुआ है बुक 1। इसकी कॉपियाँ बनानी है तो आप यहाँ से कॉपियाँ बना सकते हैं बुक 1.1, और इसकी आप मज़ीद कॉपियाँ बना सकते हैं 2, इसकी मज़ीद कॉपियाँ बना सकते हैं आपके पास 4। इन सारी कॉपीज़ को हम अरेंज भी कर सकते हैं। वो कहाँ से होंगी? हॉरिजॉन्टल, और उसके बाद वर्टिकल, और उसके बाद कैस्केडिंग। तो ये सारी ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। इसको भी अभी मैं ख़त्म नहीं कर रहा, और लास्ट कॉपी है, इसको मैंने यहाँ पर ऐसे किया। जितनी कॉपी हैं सारी यहाँ से भी नज़र आएंगी। व्यू स्लाइड बाय स्लाइड, आप यहाँ से भी इनको कॉपियों को देख सकते हैं। और ठीक है, फ्रीज तो मैं बाद में करवाता हूँ। जगह बच गई सेव का बटन, उसने सेव का बटन लगा दिया। अगर अपनी फाइलों को आपने सेव करना है, यहाँ से आप सेव भी अलग-अलग कर सकते हैं। अब हम इन कॉपियों की बात कर लेते हैं। 4 कॉपियाँ हैं, मैंने आपको वर्ड में भी बताया था। आपने कोई एक एक्सेल की शीट है, उसके अंदर आपने वो मुख्तलिफ लोगों को भेजनी है या मुख्तलिफ नाम से उनको प्रिंट करना है, तो ऐसे आपने उनकी कॉपीज़ बनानी होती हैं। यहाँ पर नाम चेंज करते जाएंगे। ये खालिद का सर्टिफिकेट है, ये खालिद की मार्कशीट है, ये तारिक की मार्कशीट है, ये फ़ना की मार्कशीट है, और जो जो शीटें आप खोलते जाएंगे उसको कंट्रोल P से प्रिंट करते जाएंगे और बंद करते जाएंगे। ठीक है, ये कॉपियाँ इसलिए बनाई जाती हैं। या अगर आपने एक ही कोई लेटर है, काफ़ी सारे लोगों को भेजना है, तो आप इसी किस्म की आर्जी कॉपियाँ बनाएंगे। वो कॉपियाँ बना के उनका नाम चेंज करते जाएंगे, प्रिंट करते जाएंगे या मेल करते जाएंगे। ठीक हो गया? तो ये कॉपियों का हमें मकसद समझ में आ गया। वर्ड में भी और एक्सेल में भी, पावर पॉइंट में भी, तीनों में कॉपियाँ बनती हैं और बनाने का मकसद समझ में आ गया। अब ये आपके पास स्प्लिट, हाइड और फ्रीज़, ये मैंने करवाना है, इसको हम कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ हमारे पास कोई हम अपनी कंपनी का नाम दे देते हैं, जैसे क्रिएटिव स्कूल सिस्टम। ओके, इसके ऊपर मैंने हेडिंग देनी है मार्कशीट। मार्कशीट के नाम से मैंने हेडिंग दे दी। अब मैं जब नीचे जाता हूँ तो ये सारा पोर्शन आपके पास, मुझे नहीं पता कि इस कॉलम की क्या हेडिंग है, इसकी क्या हेडिंग है। मैं डाटा टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पर बच्चों का नाम तो मैंने लिख लिया, लेकिन मुझे नहीं पता ये फिज़िक्स के मार्क्स हैं, ये केमिस्ट्री के मार्क्स हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो हेडिंग्स हैं ये नीचे जाते हुए मुझे नज़र आती रहें। तो जितना पोर्शन आप फ्रीज़ करना चाहते हैं, ये वाला पोर्शन में तीन रो फ्रीज़ करना चाहता हूँ, उससे एक रो नीचे आ जाएं और इस पोर्शन को फ्रीज़ कर दें। ये मैंने माउस रोक दिया, पहली ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जितना पोर्शन भी आप फ्रीज़ करना चाहें, बेशक 10 लाइनें कर लें, बेशक 20 लाइनें कर दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ऊपर वाला सारा पोर्शन फ्रीज़ हो जाएगा। चेक करें, क्लिक कर दिया। अब नीचे जाएँ, नीचे जाते जाएँ, हेडिंग्स खड़ी हैं। अब मुझे पता है कि इस कॉलम का क्या हेडिंग है, इस कॉलम की क्या हेडिंग है। यहाँ बच्चे का नाम लिखेंगे और यहाँ एंट्रियाँ करते जाएंगे। ठीक हो गया? कंट्रोल होम से हम टॉप पे आ जाएंगे। उसके बाद अनफ्रीज़ कहाँ से होगा? जिससे किया था उसी से अनफ्रीज़। उसके बाद हमारे पास पहली रो, पहला कॉलम, तो ये आपके पास पहला कॉलम भी फ्रीज़ हो गया। चेक करते हैं हो गया कि नहीं। जी हो गया। मैं इधर जा रहा हूँ राइट पे, वो आपका पहला कॉलम आपको आगे जाते हुए नज़र आ रहा है। अनफ्रीज़ कहाँ से होगा? पहले ऑप्शन से ही होगा। उसके बाद हमारे पास, इनको मैं बंद कर रहा हूँ। देखिए जो कॉपियाँ थी उसको उसने बंद करते हुए पूछा भी नहीं कि सेव करना है कि नहीं। तो कॉपियाँ को सेव करना, प्रिंट करना, उनसे फ़ायदा उठाना वो हमारा काम है। अदरवाइज़ वो कॉपियाँ आर्जी तौर पर बनती हैं और हम उनको बंद करते हुए उसने पूछा ही नहीं हमारे से। इसको नहीं हम करेंगे क्योंकि हमारी ओरिजिनल कॉपी है। देखें कॉपियाँ सारी बंद हो चुकी हैं, सिर्फ एक आखिरी कॉपी रह गई है, ये हमारी ओरिजिनल है। ठीक है, हर चीज़ आपको क्लियर समझा दी, प्रैक्टिकल देख रहे हैं आप। उसके बाद इसको हाइड कर दें। ये हाइड भी किस्म का लॉक होता है। एक बंदे को आप फाइल भेजते हैं और उसको शीटें हाइड करके भेज देते हैं, तो वो जब तक अनहाइड नहीं करेगा उसको शीटें नज़र नहीं आएंगी। और मेरे ख्याल में इसमें हाइड के ऊपर लॉक लगता है, नहीं इसमें लॉक की ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन शीटें हाइड हो जाती हैं। उसके बाद स्प्लिट, आप यहाँ स्प्लिट पे क्लिक करते हैं। ये पोर्शन अलग महसूस हो रहा है, ये पोर्शन अलग महसूस हो रहा है। ये देखने में आपके पास अलग फाइलें हैं, लेकिन ये एक ही फाइल है। जस्ट लाइक एक कमरे में मैं दरम्यान में पेनाफ्लेक्स रख के आधे बच्चे इधर बिठा दूँ, आधे बच्चे इधर बिठा दूँ। वो कमरे में आर्जी मैंने वो पार्टीशन की है, पेनाफ्लेक्स उठा दूँ, सारे बच्चे इकट्ठे। ये वही चीज़ है ये। ठीक है, तो आपके पास ये एक्सेल विदाउट फार्मूलाज कंप्लीट हो चुका है। कल से इंशाल्लाह हमारे एक्सेल के फार्मूलाज शुरू होंगे। वो उसके साथ आपको थोड़ा सा ध्यान के साथ काम करना पड़ेगा, वो थोड़े मुश्किल हैं।
और कंसंट्रेशन आपकी रहेगी तो इंशाल्लाह वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।